अब आगे हम पढ़ेंगे कि मैंने आपको बताया कि भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों में मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। कौन कौन से वो नाम हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, जल, ये सभी किस में आ जाते हैं? पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो विभिन्न प्रकार का हम भोजन करते हैं उन भोजन में एक से कई प्रकार के पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है। तो ये भी हो सकता है कि एक भोजन तत्व में कई सारे पोषक तत्व पाए जाएं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है और हो सकता है कि कुछ भोजन तत्व वही आपके प्रोटीन में शामिल हो जाएं, तो आप इसमें भ्रमित हो सकते हैं। तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होइएगा, क्योंकि एक खाने पीने की वस्तु में कई प्रकार के पोषक तत्वों की भी उपस्थिति होती है। तो मैंने आपको फिर से बताया आपको एक बार फिर से बता देती हूँ उन पोषक तत्वों के नाम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, जल, रेशे, ये सभी पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हमें भोजन के रूप में लेना चाहिए। अब हम इन्हीं भोजन तत्वों पर एक एक पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट हमारा ये प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में दो रूप में संचित होता है, एक मंड के रूप में और एक शुगर के रूप में। इसका संचय हमारे शरीर में होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। आपने देखा होगा ना कि अगर आप थोड़ा सा थकान वकान फील करें और अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ले लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी से ही ऊर्जा मिल जाती है। जैसे गर्मियों में आप थके मांदे घर आते हैं, आप अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे क्या चाहिए? नींबू शरबत। अगर आपकी माँ नींबू शरबत बनाती है तो चीनी घोल के देती है। आपने देखा होगा उसको पी करके आप क्या महसूस करते हैं कि आप बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होकर के कार्य करने के लिए तत्पर हो गए हैं। तो इसलिए अगर हमें तुरंत ऊर्जा लेनी है तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना होगा और हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी, हम एक्टिव हो जाएंगे और अपने कार्य करने लगेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या भोजन की वस्तुएं आती हैं जो हमें लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में बहुत तरीके के अनाज आते हैं, जैसे मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल और आलू। आलू कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत के रूप में नाम लिया जाता है। और चीनी भी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप चीनी का शरबत पीते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि किसी का शुगर लेवल वगैरह लो होता है तो क्या करते हैं, फटाफट उसे चीनी और नींबू का शरबत पिलाया और उसके बीपी को कंट्रोल में ले आते हैं, वो फिर एक्टिव हो जाता है कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा प्रदान करके हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको देखिए चित्र में दिख रहा है ना, ये शकरकंद है। शकरकंद भी कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक बार फिर से इसके स्रोतों के बारे में कुछ आप भी बताइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो आपके घर में उपस्थित हो। आसपास में देखिए और एक दो कार्बोहाइड्रेट्स के नाम आप भी बताएंगे। सोचिए क्या है वो कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बताया सभी तरीके के अनाज इसमें आते हैं। आपके घर में चना होगा, चना में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्का, बाजरा और चावल, चावल तो सभी के घर में पाया जाता है और बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा स्रोत क्या है? प्रोटीन है। अब आपको शरीर की वृद्धि करनी होती है। आपने देखा होगा कि आपका शरीर वृद्धि करता है। आप बचपन में किस आकार में थे और धीरे धीरे आपके शरीर का आकार बढ़ता है और आप वृद्धि की अवस्था में एक मानव के रूप में ग्रोथ करते हैं। तो ये किस पोषक तत्व की वजह से होता है? ये प्रोटीन की कारण होता है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारी मांसपेशियों का विकास करता है जिससे हम शारीरिक वृद्धि करते हैं। तो प्रोटीन भी एक जटिल कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है और यह वृद्धि में सहायक होता है। कि जैसे आपने देखा ना कि आपके शरीर को प्रोटीन की लगभग 50% आवश्यकता पड़ती है भोजन के रूप में। तो आपको डेली रूटीन में प्रोटीन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है आपको शारीरिक वृद्धि करने के लिए।
ये त्वचा का निर्माण भी करती है, मांसपेशियों का निर्माण करती है, हड्डियों के विकास में सहायक होती है। तो ये जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये पौधों में भी पाया जाता है और जंतु स्रोतों से भी हमें मिलते हैं। तो पौधों से भी पाए जाते हैं और जंतु स्रोतों से भी मिलते हैं। और एक सबसे अच्छा उदाहरण है, आप दोपहर के लंच में आपकी माँ दाल चावल आपको खिलाती है ना। तो ये जो दाल होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की दालें आप घरों में उपयोग में लाते हैं, ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। अब दाल आपको दाल के कई सारे नाम पता हैं कि नहीं पता है? शायद आप कम पहचानते होंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पीली दाल, काली दाल के नाम से तो आप बोलते ही हैं। पीली दाल कौन सी होती है? अरहर की दाल होती है ना। अरहर की दाल, चने की दाल भी पीली होती है। उसके साथ मसूर की दाल जो थोड़ी सी नारंगी कलर की होती है। उड़द दाल, मसूर दाल, विभिन्न प्रकार की दालें पाई जाती हैं और हमें उन्हें खाने में उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन के बहुत अधिक अच्छे स्रोत हैं और जिन्हें कुछ निश्चित मात्रा में हमें लेना चाहिए। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं? प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अब जो हमने अभी बताया आपको कि अनाजों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ मात्रा में प्रोटीन भी अनाज में पाया जाता है। जैसे गेहूँ, मक्का या मोटे अनाज होते हैं, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपको मैंने बताया कि प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियाँ तथा हड्डियों के विकास में सहायक होते ही होते हैं। उसके अलावा जब आपको चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा, वैसे तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ बच्चे डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, क्योंकि क्या होता है, सोचते हैं कि डॉक्टर तो इंजेक्शन देगा और दवा देगा, मुझे दवा खानी पड़ेगी। लेकिन कुछ बच्चे डॉक्टर के पास जाके उपचार करते हैं और सभी को जाना चाहिए चोट लगने पर कि डॉक्टर के पास वो उपचार कराएं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी छोटी मोटी चोट होती हैं जो आपको लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा कभी आप हल्का सा खरोच आ गई, आप इन चीज़ों के लिए तो नहीं जाते हैं, तो वो चोट अपने आप भर जाती है। वो किस कारण से भरती है? क्योंकि हम जो प्रोटीन लेते हैं, ये प्रोटीन क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और ये हमारे शरीर के घावों को भरने में भी सहायक होती है। और ये हमारे शरीर की कीटाणुओं और जीवाणुओं से भी रक्षा करते हैं। तो प्रोटीन हमें निश्चित लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की संपूर्ण वृद्धि के लिए बहुत सहायक हैं। ये सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए हमें इसे ज़रूर लेना चाहिए। हमें दाल ज़रूर खानी चाहिए। दाल के साथ साथ और वो पोषक तत्व भी लेने चाहिए जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, हमने दो के बारे में चर्चा कर ली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब मैं जान गई हूँ कि अगर आप किचन में जाएंगे तो आप ज़रूर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बता सकेंगे। अब चर्चा करते हैं वसा पर। जो वसा है, वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। इससे हमें शक्ति मिलती है। आपकी मम्मी घर में सब्जियां बनाती है, तो सब्जियां कैसे बनाती है? सबसे पहले क्या यूज़ करती है? तेल उपयोग में लाती हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं वे वसा के मुख्य स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रकार के तेल होते हैं, क्योंकि घर में हम ज़्यादातर सरसों का तेल उपयोग में लाते हैं, आप सभी के घर में सरसों का तेल उपयोग में आता होगा, लेकिन इसके अलावा भी हम कई प्रकार के तेल भी उपयोग में लाते हैं। शायद आपकी माँ उपयोग में लाती भी होंगी, जैसे नारियल का तेल। आपने देखा होगा कि दक्षिण इलाके की तरफ जहाँ पे नारियल बहुतायत में होते हैं, वहाँ पे सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल बाज़ार में उपलब्ध है, अब आपको मिल जाता है, आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। तिल का तेल, ये सभी चीज़ें क्या हैं? इनमें जो वसा है बहुतायत में पाया जाता है। और ये सब क्या है? ये पादप स्रोत के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि भोजन के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो जब वसा की बात आती है तो जो हमें तेलों की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? उनके पादप स्रोत क्या हैं? सरसों, सोयाबीन, नारियल और मूंगफली। इसी तरीके से वसा जंतु उत्पादों में भी पाया जाता है। मांस, मछली, दूध वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसमें भी वसा कुछ मात्रा में पाया जाता है और ये जंतु के स्रोत होते हैं। कई इलाकों में आपने देखा होगा कि जहाँ पर लोग कहते हैं ना मांसाहारी और शाकाहारी, आपने इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा। जो सब्जियाँ खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जो मांस
और जंतुओं से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका सेवन करते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं। तो जो मांसाहारी के रूप में वसा की प्राप्ति करना चाहते हैं जंतु स्रोत से, वे मांस मछली का उपयोग कर सकते हैं। अब वसा का कार्य क्या है? वसा हमारे शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती हैं।